Hello friends, how are you? I welcome back you people to my channel and पिछले कुछ दिनों में मैं वीडियो नहीं बना पाया था और उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। हम लोगों की फेज 1 की जो ट्रेनिंग चल रही थी हैदराबाद एनपीए में वो अभी पूरी हो चुकी है और उसके बाद में हम लोग जो हैं अपने अपने डिफरेंट कैडर्स में आ गए हैं। सो ड्यू टू दैट आई कुड नॉट मेक अ वीडियो ड्यूरिंग दीज टाइम्स एंड इन दीज डेज। सो आई थॉट अभी जब थोड़ा वापस फ्री टाइम मिल रहा है सो आई शुड कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग वीडियोस फॉर द हेल्प ऑफ यू पीपल सो दैट आपको अपनी जो एग्जाम्स है उसमें थोड़ी हेल्प मिल सके। आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस। सो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विद a report which has come just 2-3 days back। और ये जो रिपोर्ट है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है और जो आने वाला टाइम है उसमें किस तरीके से जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है लाइक हीट वेव्स फ्लड्स और ड्रॉट्स जो हैं वो उनकी क्या कंडीशंस रहने वाली है। हम देख रहे हैं कि हर साल जो है वो वेरिएशन हो रहा है काफ़ी जो एनुअल रेनफॉल वगैरह होता है उसमें। सो वी विल सी व्हाट आर द प्रोजेक्शंस और पिछले कुछ सालों में क्या ट्रेंड रहा है और आने वाले टाइम में इसका क्या ट्रेंड रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। सो जो अर्थ साइंसेज की मिनिस्ट्री है उसने ये रिपोर्ट रिलीज की और इसका टाइटल है असेसमेंट ऑफ द क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन। सो जो इंडियन रीजन है उस पर क्लाइमेट चेंज का क्या फ़र्क पड़ने वाला है आने वाले टाइम में, ये रिपोर्ट इसके बारे में डील करती है। और ये जो है वो वार्निंग देती है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स थंडर स्टॉर्म्स हीट वेव्स बाढ़ यानी कि फ्लड्स एंड ड्रॉट्स जो हैं इंडिया में वो बढ़ने वाले हैं अगर टाइमली एक्शन नहीं लिया तो। सो द प्रोजेक्शंस आर फॉर द डेकेड्स लीडिंग टू द एंड ऑफ द 21st सेंचुरी। सो ये सेंचुरी जब तक खत्म होगी तक ये प्रोजेक्शंस है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मानसून पे इसका क्या इफेक्ट है। ओके, सो 1951 से लेकर 2015 तक यानी कि 1951 टू 2015 एनुअल रेनफॉल ओवर इंडिया शोड अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड। ओके, तो हम देख रहे हैं कि जो बारिश का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है and this reduced the reduction ranged from 1 to 5 mm over the central India, Kerala and the far northeast region, and contrarily this precipitation increased over Jammu and Kashmir and northwest India। so जम्मू एंड कश्मीर में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो है वो बारिश बढ़ी है पिछले लगभग 60 सालों में, लेकिन जो सेंट्रल इंडिया है केरल और जो नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन है वहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। In the coming decades, it is projected to witness a considerable rise in the mean, extreme and interannual variability of the rainfall associated with monsoon। तो हमने मानसून वाले चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो इंडिया का जो मानसून है वो काफ़ी वेरिएबल है। कई बार किसी प्लेस पे बारिश कम हो जाती है, कई बार ज़्यादा हो जाती है और जो इसका टाइम पीरियड होता है वो भी वेरिएबल है। तो जो आने वाले टाइम में जो मानसून की जो वेरिएबिलिटी है वो भी बढ़ने की संभावना है। ओके, तो ऑलरेडी जो मानसून है वो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल फिनोमिना है और आने वाले टाइम में जो है और ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा। सो दिस इज क्लियर बाय दिस रिपोर्ट। अगला है टेम्परेचर। सो टेम्परेचर पे क्या चेंजेस हुए हैं और आने वाले टाइम में क्या चेंजेस रहेंगे इसके बारे में ये रिपोर्ट कहती है कि जो सरफेस एयर टेम्परेचर है ये 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है 1901 से लेकर 2018 तक, यानी कि पिछले जो लगभग 120 साल है उनमें इंडिया का जो एवरेज टेम्परेचर है वो लगभग आधा डिग्री से ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। और जो नॉर्थ इंडिया के जो रीजन्स है दे हैव अंडरगोन मोर देन साउथ। तो साउथ में जो है वहाँ पे विंटर्स इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं होती है, लेकिन जो नॉर्थ इंडिया है उसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ गया है। ओके, नॉर्थ में ये ज़्यादा है साउथ से। और एवरी डेकेड बिटवीन 1951 टू 2015 had 7.4 warmer days than 3.1 warmer nights than the annual average for daily maximum and night minimum respectively। so 1951 से 2015 तक हर साल जो है वो इतने नंबर ऑफ दिन यानी 7.4 और 3 पॉइंट जो है नंबर ऑफ नाइट्स ये और ज़्यादा गर्म हो गई है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस डेकेड। And the frequency of the warm days is projected to increase by 55% and that of warm nights by 70%। so जो दिन और रात का जो एवरेज टेम्परेचर है वो दोनों बढ़ने की संभावना इस रिपोर्ट में बताई गई है। In the coming decades, the average duration of the heat wave during April to June। so जो अप्रैल से जून का जो टाइम होता है उसमें लगभग इंडिया में जो है वो हीट वेव्स आती है, तो इसकी जो संभावना है एवरेज ड्यूरेशन वो भी डबल हो जाएगा। ओके, आने वाले टाइम में। एंड द फ्रीक्वेंसी इज टू बी राइज बाय 3 to 4 टाइम्स कंपेयर टू द 1976-2005। सो इस वाले टाइम पीरियड से आने वाले टाइम पीरियड में यानी कि आने वाले डेकेड्स में जो हीट वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 से 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो दिस इज एन अलार्मिंग फीचर और बहुत ज़्यादा गर्मी इसकी वजह से बढ़ने वाली है। एंड बाय द एंड ऑफ द 21st सेंचुरी एवरेज टेम्परेचर ओवर इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू राइज बाय 4.4 डिग्री सेल्सियस रिलेटिव टू द एवरेज टेम्परेचर ड्यूरिंग 1976 टू 2005। एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अगर आने वाले टाइम में
टेम्परेचर अगर लगभग 4.5 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ जाएगा बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी, सो जो हमारा जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसके टारगेट कभी भी मीट नहीं हो पाएंगे। सो जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसका टारगेट है कि 21st सेंचुरी तक जो एवरेज टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री से ज़्यादा रेज नहीं होने देना है। लेकिन अगर जिस तरीके से अभी जो चीज़ें चल रही है या जो भी डेवलपमेंटल एफर्ट्स हैं या जो भी हम कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रिलीज करते हैं उसकी वजह से दिस इज बाउंड टू बी राइज बाय 4.4 डिग्री सेल्सियस। सो जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट एंड दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर योर मेंस आंसर राइटिंग। देन द सी सरफेस टेम्परेचर यानी जो समुद्र तल का जो तापमान है on the tropical Indian Ocean have been rising on an average 1 degree Celsius annually over 1951 to 2015. So हर साल जो है लगभग एवरेज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है और दिस इज गोइंग टू बी वेरी ट्रबलसम। अब देखेंगे कि सूखों की क्या स्थिति है यानी कि ड्रोट्स की क्या कंडीशन है। तो सिंस 1950s द फ्रीक्वेंसी एंड द इंटेंसिटी ऑफ बोथ द हेवी रेनफॉल इवेंट्स एंड द ड्राई डेज हैव गॉन अप। यानी कि जो पर्टिकुलर किसी दिन में जो बारिश होने की संभावना है या जो एवरेज रेनफॉल होता है उसकी भी इंटेंसिटी बढ़ रही है और जो सूखे जो डेज हैं यानी कि जो ड्राई डेज हैं उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो बारिश है वो पर्टिकुलर कुछ दिनों में लिमिटेड है, कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बाकी दिन जो है वो सूखे में जाते हैं। यानी कि जो एक एवरेज बारिश होनी होती है ओवर द थ्रू आउट द पीरियड वो नहीं हो रहा है। एंड दीज ट्रेंड्स आर प्रोमिनेंट ओवर द सेंट्रल इंडिया एंड साउथ पेनिनसुलर रीजन। वहाँ पे जो है वो ये ट्रेंड ज़्यादा प्रोमिनेंट है ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून रेस्पेक्टिवली। सो जो मानसून के जो रेनफॉल होता है इंडिया में उसकी वजह से अभी तक ये हो रहा है कि जो एक काफी लंबे सीजन तक थ्रू आउट जो है वो ग्रेजुअल राइज होता है और ग्रेजुअल उसका जो है वो विड्रॉल होता है। लेकिन अब जो मानसून के जो नंबर ऑफ डेज है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे हैं और उसकी वजह से जो सूखे की संभावना है वो इंडिया में ज्यादा हो जाएगी। सिंस 1901 इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड 22 ड्रॉट्स ड्यूरिंग मानसून। तो 1901 से अब तक जो है वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डेफिनेशन होती है ड्रॉट की, जब ड्रॉट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो इस तरीके से जो है वो 22 बार सूखा देखा गया है। एंड इन एडिशन टू एन इंक्रीज इन द एरिया अंडर ड्रॉट फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी टू हैव इंक्रीज ड्यूरिंग 1951 टू 2016। यानी कि हम देख रहे हैं कि जो हर साल सूखा पड़ने की जो कंडीशन है वो भी ज्यादा होती है और जो ड्रॉट्स होते हैं उसके सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स होते हैं और प्रोमिनेंटली जो वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ज्यादा होते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम होती है और उसकी वजह से जो है वो पॉवर्टी बढ़ती है, साथ साथ जो मेल न्यूट्रिशन है वो भी बढ़ता है और जो आउटवर्ड माइग्रेशन होता है क्योंकि जब लोग एग्रीकल्चर में जो काम कर रहे होते हैं उनको काम नहीं मिलता है तो जो माइग्रेशन होता है वो भी बढ़ जाता है। ओके, सो वी हैव टू रिलेट दीज फैक्टर्स विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स एंड द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्रॉट्स। नाउ फ्लड्स। तो फ्लड्स जो है वो भी उनकी भी जो टेंडेंसी है वो भी बढ़ रही है एंड फ्लड रिस्क आर हायर ओवर द ईस्ट कोस्ट, वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, सिटीज लाइक मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। सो जो इंडिया की प्रोमिनेंट सिटी है दे आर अंडर द रिस्क ऑफ फ्लड्स एंड द हिमालयन फ्लड बेसिन्स आर प्रोजेक्टेड टू ग्रेटर फ्लड्स ड्यू टू द फास्टर ग्लेशियल एंड स्नो मेल्टिंग। सो हम देख रहे हैं कि जो ग्लेशियल्स हैं वो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से मेल्ट कर रहे हैं और जो स्नो है यानी कि जो आइस है वो भी मेल्टिंग हो रही है। उसकी वजह से जो रिवर्स में फ्लडिंग की जो टेंडेंसी है, जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ रही है बिकॉज जो रिवर्स का जो बेसिन है उसमें ज्यादा अमाउंट में वाटर आ रहा है। एंड द मेजर फ्लडिंग इवेंट्स आर प्रोजेक्टेड ओवर द ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड द इंडस। सो ये जो है वो हिमालयन रिवर्स हैं तीनों की तीनों और इन्हीं में जो है वो फ्लड की टेंडेंसी ज्यादा हो रही है। सेंट्रल इंडिया, केरल एंड सम एरियाज इन द सदर्न पेनिनसुलर एंड द ईस्टर्न इंडिया आर एक्सपीरियंसिंग एटलीस्ट 2 ड्रॉट्स ड्यूरिंग 1901 टू 2016। सो ये जो ड्रॉट्स वाली जो चीज थी उसी में कंटिन्यूएशन है कि सेंट्रल इंडिया, केरला और जो कुछ साउथ इंडिया के जो पार्ट है और ईस्टर्न इंडिया के जो पार्ट है एटलीस्ट जो है वो 2 ड्रॉट झेल चुके हैं। ओके, ड्यूरिंग दिस 1901 टू 2016 हर पर्टिकुलर एरिया। ओके, एंड प्रोजेक्शन सजेस्ट्स एन इंक्रीज बाय 1 और 2 इवेंट्स पर डेकेड ओवर द सेंट्रल एंड द नदर्न इंडिया। लगभग हर 10 सालों में जो है 1 या 2 बार जो सूखे ऑलरेडी जो पड़ रहे हैं उससे ज्यादा पड़ने की संभावना है। एंड ईस्टर्न इंडिया कुड फेस 2 more droughts per decade compared to what was experienced during 1976 to 2005, while the southern peninsula is projected to experience 1 or 2 droughts fewer। तो जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पे जो सूखे की टेंडेंसी है वो बढ़ रही है, लेकिन ये रिपोर्ट कहती है कि जो सदर्न पेनिनसुला है वहाँ पे जो सूखा पड़ता है उसकी जो इवेंट्स है उसमें डिक्लाइन होने वाला है। ओके, सो दिस इज वन गुड थिंग, बट मोर और लेस जो ओवरऑल टेम्परेचर राइज हो रहा है उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी और जो फ्लड्स की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रही है। अब हम देखते हैं कि सी लेवल जो है उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है।
तो ड्यूरिंग 1993 टू 2015 द सी लेवल ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशियन, यानी कि जो अरेबियन सी और जो बे ऑफ बंगाल दोनों इंक्लूड है, उनका लगभग जो एवरेज जो सी लेवल है इसमें 3.3 mm की जो है वो हर साल वृद्धि हो रही है, विच इज इन ट्यून विद द ग्लोबल मीन सी लेवल। तो ओवरऑल जो सी लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है और इसकी वजह से एक आने वाले टाइम में जो या तो जो कोस्टल सिटीज हैं या फिर जो आइलैंड्स है वो पानी में डूब जाएंगे। ओके, और उसकी वजह से जो बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज है वहां से माइग्रेशन भी होने की संभावना है। And in an extreme climate scenario projected by the report, a risk of inundation looms over Andhra Pradesh and Ganga Brahmaputra Meghna Delta basin. So आंध्र प्रदेश के जो कोस्टल एरियाज हैं और जो गंगा ब्रह्मपुत्र और जो मेघना के जो डेल्टा बेसिन है उनमें भी जो है वो इनंडेशन की जो कैपेबिलिटी है या कि जो उनके डूब जाने का जो खतरा है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। और 2030 तक लगभग जो है 340 million coastal residents of the northern Indian Ocean and its islands would be exposed to the coastal hazards. So हम देख रहे हैं कि हर साल सुनामी, साइक्लोन्स और जो इनंडेशन है सी लेवल का, उसकी वजह से जो कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग हैं उनके लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट इज द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। सो बिफोर 1950s 94 सीवियर cyclonic storms formed in the Bay of Bengal, a number that jumped to 140 post the 1950s. So लगभग जो है पहले 50 साल जो थे 20वीं शताब्दी के उसमें 94 थे, लेकिन ये जो नंबर अगले वाले जो 50 साल थे उसमें 140 हो गया। तो हम देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ जो साइक्लोन्स है वो बढ़ रहे हैं। एंड जो अरेबियन सी में जो जो साइक्लोन्स है उनकी संख्या भी जो है वो 29 से 44 हो गई है। And the storms in the Arabian Sea are gaining more strength and the trend is projected to continue, and the number of the extremely severe cyclonic storms formed in the Arabian Sea has increased over the last 20 years. So जो cyclonic storms की जो इंटेंसिटी है वो भी काफी ज्यादा बढ़ रही है और हम हर साल देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो है वो सीवियर साइक्लोन्स इंडियन ओशियन में जनरेट हो रहे हैं और जो कोस्टल एरियाज है पर्टिकुलरली आंध्रा, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल वहां पे जो है अपना इम्पैक्ट दिखा रहे हैं। एंड नेक्स्ट जो हिमालयन स्नो कवर है उसमें भी जो है वो काफी तेजी से पिघल रहा है। सो ड्यूरिंग द लास्ट 7 decades द हिंदू कुश हिमालयाज दे हैव वार्म्ड एट एन एवरेज ऑफ 0.2 डिग्री सेल्सियस पर डेकेड। सो हर 10 साल में जो है वो 0.2 डिग्री सेल्सियस उनका तापमान बढ़ रहा है, लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन द स्नो कवर इन द ग्लेशियर्स। उसकी वजह से जो स्नो कवर है या जो बर्फ का जो कवर है और जो ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे हैं। एंड द कराकोरम हिमालय जो है दैट हैव रिपोर्टेड एन इंक्रीज इन द स्नोफॉल ड्यूरिंग द विंटर। तो विंटर वाले टाइम में जो कराकोरम हिमालय जो है, हिमालयन जो रेंज है, जो सबसे नॉर्थ वाली जो रेंज है हिमालय की कराकोरम जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में, उसमें जो विंटर वाला टाइम है वहां पे स्नोफॉल बढ़ रही है, लेकिन ओवरऑल जो स्नो है उसके पिघलने की जो रेट है वो बढ़ती जा रही है। एंड बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी 21st century द हिंदुकुश हिमालयाज आर प्रोजेक्टेड टू बी वार्मर बाय 2.6 to 4.6 डिग्री सेल्सियस। और जब ये इतना ज्यादा इनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इनकी जो बर्फ है वो काफी ज्यादा मात्रा में पिघल जाएगी और जो गंगा ब्रह्मपुत्र और जो सिंधु जो नदी है इंडस रिवर उसमें जो है काफी ज्यादा टेंडेंसी में फ्लड्स आने वाली है और इसकी वजह से जो काफी सारे एरियाज हैं उनको फ्लड्स का सामना करना पड़ सकता है। लास्ट में अब हम देखते हैं कि इसके कोज एंड इफेक्ट क्या है। सो द मेन कंट्रीब्यूटर टू द क्लाइमेट चेंज इज द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, यानी कि जो मैन मेड एक्टिविटीज जो है या जो इंसान की जो ओवरऑल एक्टिविटीज है उसकी वजह से जो है सबसे तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। पुशिंग अप द कंसंट्रेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज। हम जानते हैं ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो जब रिलीज होती है तो उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में इनकी अमाउंट बढ़ जाती है और जो सन की जो रेज होती है वो वापस नहीं लौट पाती है। जो ग्लोबल वार्मिंग का जो फिनोमेना है उसके बारे में हम सब परिचित हैं। And this has led to the rise in the temperature and the atmospheric moisture content, and a higher concentration of water vapor in turn leads to intense rainfall during monsoon. So जो monsoon के जो टाइम है उस टाइम पे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से और जो एयर है एटमॉस्फेयर है उसमें जो वाटर वेपर की जो कंसंट्रेशन उसकी बढ़ने की वजह से जो रेनफॉल हो रहा है वो काफी इंटेंस हो रहा है। एंड हीटिंग लीड्स टू द वेपराइजेशन विच इज डायरेक्टली लिंक टू द डिक्रीजिंग सॉइल मॉइस्चर। और जो सॉइल मॉइस्चर है वो कम हो रहा है और उसकी वजह से जो सूखे हैं वो भी ज्यादा बढ़ रहे हैं, जो ड्रॉट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। एंड दिस कैन लीड टू द रिडक्शन इन द फूड प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द पोर्टेबल वाटर। सो खाना और पीना जो दोनों है उस पर संकट मंडरा रहा है। ओके, एंड द राइजिंग सी लेवल्स वुड मीन दैट इंडियाज बिग सिटीज they are vulnerable to the erosion and damage of the coastal projects, this report says. So I hope that you people have liked this video, and आपको जो ओवरऑल जितने फिगर्स हैं इसमें वो याद रखने की जरूरत नहीं है एज सच, बट आपको एक ओवरऑल ट्रेंड पता होना चाहिए। और ये जो फैक्ट्स हैं
वेदर इट इज़ रिलेटेड टू टेम्परेचर और मानसून की जो वेरिएबिलिटी है वो जो इंक्रीज हो रही है, ड्रॉट्स, फ्लड्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इन सब में जो आप इनको अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं जब आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं। बाकी जो ओवरऑल क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप इन सब पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। सो द क्वेश्चन कैन बी लाइक इन GS1 पेपर की किस तरह से जो क्लाइमेट चेंज है उस पर जो डिफरेंट जियोग्राफिक फीचर्स हैं या जो डिफरेंट जियोग्राफिक फिनोमिनाज है उस पर कैसे इम्पैक्ट आएगा, तो आप इस रिपोर्ट को यूज कर सकते हो। अदरवाइज जो GS3 का पेपर है उसमें भी क्लाइमेट चेंज पे बात होती है, तो उसमें भी आप इन फैक्ट्स को यूज कर सकते हो। तो आई होप दैट यू पीपल हैव लाइक्ड दिस वीडियो। प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड जो आपके बाकी फ्रेंड्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उनको भी बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। Thank you, have a nice day, and now I promise to make more and more videos so that this can help in your preparation. Thank you, have a nice day.